परिवार के लोग भी ये समझते हैं कि इनको तो बहुत गहरी नींद आती है, रात भर खर्राटे लेते हैं। ये कितना बड़ा मिथ है। क्या जितने भी लोगों को खर्राटे आते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया माना जाएगा? हर खर्राटे वाले को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आगे चल के होंगे, भले ही उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अभी हुआ हो या ना हो। जितने लोगों को खर्राटे होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अल्टीमेटली यही आके बोलते हैं कि जो सीपेप की मशीन है वही एक अल्टीमेट आंसर है, और तो कोई दूसरा आंसर है नहीं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या खर्राटे की प्रॉब्लम के बारे में। जो खर्राटे की प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये एक्सट्रीमली कॉमन है। अधिकांश ये अनडायग्नोज्ड रहता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन पीपल जो OSA की प्रॉब्लम में उसे सफर करते हैं। इसमें से 425 मिलियन ऐसे हैं जो सीवियर सिम्टम से सफर करते हैं, लेकिन दुविधा यह है कि 90% लोग इसके बारे में अनअवेयर रहते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्या जो खर्राटे आपको आते हैं वो गहरी नींद का संकेत है या जस्ट लाउड स्नोरिंग है, या कि सिर्फ जो ना खर्राटे की समस्या मोटे लोगों को है और थोड़ी सी बड़ी हुई उम्र के लोगों को है? ये सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं है? और जो मशीन लगा के सोते हैं, क्या सिर्फ यही एक आंसर है? इन सब प्रश्नों से डिस्कस करने के लिए आज हमने इंडिया के जाने माने और सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत से डिस्कस किया है। डॉक्टर सूर्यकांत पास्ट प्रेसिडेंट है इंडियन चेस्ट सोसाइटी के, अभी आज की तारीख में प्रेसिडेंट है स्नोरिंग एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के, एंड ही इज प्रोफेसर हेड ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सूर्यकांत देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं। आज इनसे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत चेस्ट फिजिशियन हैं फ्रॉम KGMC लखनऊ। आज हम स्नोरिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन है। आज डॉक्टर सूर्यकांत उन सब मिथ्स को क्लियर करेंगे जो आपके दिमाग में बार बार घूमते हैं। नाउ, अगर आप ध्यान से देखिए, आप ऐसा सोचते हैं डॉक्टर सूर्यकांत, जनरल पब्लिक का ऐसा सोचना है कि खर्राटे वाली नींद आ रही है, इसका मतलब बहुत गहरी नींद है, बहुत अच्छा है, मस्त नींद आ रही है। आपके परिवार के लोग भी ये समझते हैं कि इनको तो बहुत गहरी नींद आती है, रात भर खर्राटे लेते हैं। ये कितना बड़ा मिथ है। सभी को नमस्कार, और वीके मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि खर्राटे जैसे विषय पर आप समाज को जागृत कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं वो तो घोड़े बेच के सो रहा है, अरे थक गया है इसलिए खर्राटे मार के सो रहा है। तो ये जो कंसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन है, ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बता दूं, एक पुस्तक ही जो मैंने लिखी है जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पब्लिश किया है, उसका नाम ही है खर्राटे हैं खतरनाक। ये खर्राटे आते क्यों हैं? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण अक्सर देता हूं पब्लिक डोमेन में कि कोई हॉलो ट्यूब है, कोई खाली बांस है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप फूंकें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप बांसुरी में फूंकते हैं तो आवाज निकलने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा हो बांसुरी की शुरुआत में ही थोड़ा सा एक रुकावट हो। तो अगर हमारी सांस लेते समय हमारी सांस के अग्रभाग में, यानी नाक से लेके और गले तक के बीच में कोई रुकावट है, तो ये सांस के साथ हमारी खर्राटे की आवाज आएगी। अब आप कहेंगे सांस तो हम दिन में भी लेते हैं, दिन में क्यों नहीं आती है? क्योंकि दिन में हम जगे रहते हैं, हमारी मांसपेशियां जो है वो रिलैक्स नहीं होती हैं और सांस आती जाती रहती है। जब हम सोते हैं तो जो मोटे हैं और जिनका फैट गले में, गर्दन में और इंट्राफेरेंजियल मसल्स के आसपास ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, और सोते समय सभी मांसपेशियां रेस्ट में चली जाती हैं, तो वो भी ढीली पड़ जाती हैं। जब वो ढीली पड़ जाती हैं तो हमारा नाक का जो अपर एयरवे है, यानी हम कह सकते हैं कि सांस का जो ऊपरी मार्ग है, वो सकरा हो जाता है। और जैसे ही सकरे मार्ग से हमारी सांस गुजरती है तो खर्राटे की आवाज आने लगती है, जैसा मैंने बांसुरी को बताया। तो ये खर्राटे की है। अब आप कहेंगे खर्राटे हैं तो खतरनाक क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सांस हमारी किसके लिए बनी है? सांस हमारी जिंदा रहने के लिए बनी है। हमें रोज 500 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, और ये कहां से आती है? हम 25,000 बार सांस लेते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से, और सांसों से ही जीवन चलता है। अगर सोते समय हमारी सांस की सप्लाई सिकुड़ी हुई नली से जाएगी तो हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए कई लोगों को जब जोर से खर्राटे आते हैं तो उनकी सांस का मार्ग इतना रुक जाता है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो, हम कहते हैं
कोविड के समय आपने सुना होगा पल्स ऑक्सीमीटर से कि 90 से कम है तो इमरजेंसी है, आईसीयू में भर्ती हो जाओ, और बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलेगा। तो ये ऑक्सीजन का लेवल 90 तो छोड़िए 80% सैचुरेशन से भी नीचे चला जाता है। तो सोचिए, ज्यादा खर्राटे लेने वाला आदमी रात में कई बार आप यूं समझ लिए कि आईसीयू में लैंड करता है, ये स्थिति हो जाती है। तो अब हम कैसे मान लें कि खर्राटे जो है वो घोड़े बेच के सो रहा है, उसको प्रॉब्लम सीरियस नहीं है? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है सर। नहीं तो क्या जितने भी लोगों को खर्राटे आते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया माना जाएगा? सबको जो ना सबको नहीं माना जाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में बता दूं कि आप लोग कैसे पहचाने किसको खर्राटे आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। दूर से देखें, आप 10-20 फीट दूर कोई खड़ा है और अगर वो बहुत मोटा है और उसकी जो गर्दन है वो आपको पता ही नहीं चला कहां गर्दन शुरू हो रही, कहां चेस्ट शुरू हो रहा है, मतलब बहुत छोटी गर्दन है और बहुत मोटी गर्दन है, डबल चिन जिसके लटक रही है वो, और ये ठुड्डी जो है हमारी ये अंदर धसी हुई है या बहुत छोटी है। ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि इसको खर्राटे आते होंगे या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। लेकिन हर खर्राटे वाले को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आगे चल के होंगे, भले ही उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अभी हुआ हो या ना हो। तो जब खर्राटे की गति और तीव्रता बढ़ जाती है तब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक हम लोग स्लीप लैब स्टडी कराते हैं, उसमें पता चलता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है, नंबर 1 बात, और है तो उसकी तीव्रता क्या है। तो उसके कुछ पैरामीटर हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, और उसी के आधार पर उसका इलाज है। ठीक बात है। तो सब खर्राटे हमारे यहाँ देखा जाए तो अगर हम 30 साल से ऊपर की लोगों की एक बात करें तो 40% लोगों को खर्राटे आते हैं। विश्वास ना हो तो किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में चले जाइए, रात में सोइए, आपको रात में जगिए, फिर पता चलेगा हर तीसरे कोच उससे क्यूबिकल से खर्राटे की आवाज आ रही होगी। तो काफी गहन प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात तो ठीक है कि हर खर्राटे वाला जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मरीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी और उससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का खतरा बढ़ जाए। लेकिन क्या ये बात सही है कि ये वास्तव में जो प्रॉब्लम है ये एल्डरली एंड ओवरवेट लोगों की है, जो मोटे हैं, जो जिनकी उम्र सिर्फ 2 ही कैटेगरी है? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% जो थोड़े 30 साल 40 साल से ऊपर लोग हैं और जो मोटे हैं उन्हीं को होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा, अगर कोई दुबला पतला भी है, हमने कहा ना सांस के मार्ग की रुकावट महत्वपूर्ण कारण है। अब ज्यादातर जिनको फैट है, जिनकी मांसपेशियां रिलैक्स कर गई हैं, उनको होती है प्रॉब्लम। जिनको फैट नहीं भी है, मान लीजिए नाक के अंदर जो हमारा सेप्टम होता है ये बहुत सीवियर डीएनएस है, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नाक की तिरछी है तो रुकावट वहीं से शुरू हो गई, तो जहां रुकावट वहां खर्राटे। अगर हमारी जो टंग है वो बेस उसका बहुत भारी है तो वो रात में ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है सांस के मार्ग को, तो भी खर्राटे हो जाएंगे। फिर छोटे बच्चों में आपने देखा होगा एडेनॉइड्स टॉन्सिल जिन बच्चों को होते हैं, अक्सर सर्दी जुकाम खराश ये सब बच्चों को बनी रहती है, और ये बच्चे भी सोते हैं तो रात में खर्राटे। आप देखिए 6 महीने के बच्चे को भी खर्राटे आ सकते हैं, 2 साल के बच्चे को भी खर्राटे आ सकते हैं, 12 साल के बच्चे को भी खर्राटे आ सकते हैं। तो एडेनॉइड है, टॉन्सिल है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, हमारी टंग का बेस बहुत भारी है, हमारा ये जो तालू है, ये तालू अगर बहुत नीचे है, मलम पट्टी स्कोर जो हम लोग कहते हैं, तालू भी अगर बहुत नीचे है तो भी खर्राटे आ जाएंगे। तो हमारे नाक की और गले के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनकी संरचना भी अगर गड़बड़ है तो भी खर्राटे आएंगे, भले ही वो दुबले हैं। तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल मिथ है जो लोग समझते हैं कि मोटे हैं और बूढ़े हैं तो ही खर्राटे आएंगे। खर्राटे बच्चों को भी आते हैं। ये बात तो सही, खर्राटे बात तो सही है कि मेडिकल साइंस तो ऐसा मानती है कि ये बड़ी गड़बड़ है, मतलब समस्या है। लेकिन जैसा आपने पहले ही कहा, लोग सोचते हैं कि बिल्कुल जो है ना खर्राटे एकदम गहरी नींद है, तो ये इसमें कितने क्या हेल्थ इश्यूज हैं जो लोग समझते नहीं है? इसमें बहुत इश्यूज हैं, हमको लगता है अगर हम एक एक करके विस्तार पूर्वक बताएंगे तो ये घंटों का पॉडकास्ट हो जाएगा। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, बहुत आसानी से समझिए, जो मैं पब्लिक डोमेन में अक्सर समझा कि ऑक्सीजन हमारी हर कोशिका, हर अंग और हर ऊतक के लिए जरूरी है, हमारे हर कार्य के लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिक नहीं चल सकती है, सीएनजी से नहीं चल सकती है, 4 ही चीजें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक है या सीएनजी है, अभी हाइड्रोजन और आ गया है, 5 चीजें मान लीजिए। इसी तरह बिना ऑक्सीजन के हमारे कोई अंग नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन इसमें खर्च हो रही है, हम सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल चल, कुछ भी है, हमारी ऑक्सीजन खर्च हो रही है। अगर हमारी रात में ऑक्सीजन कम होगी तो शरीर में जिन जिन अंगों को ऑक्सीजन कम प्रदान होगी उनकी बीमारियां हो जाएंगी। उदाहरण के लिए खून की नसों में
जहां से रक्त बहता है वहां अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हाइपरटेंशन यानी बीपी हो गया। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हुई तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ गया। अगर हमारी बीटा सेल्स पेंक्रियाज हैं उनमें अगर ऑक्सीजन कम गई तो उनमें इंसुलिन बनना कम हो गया तो डायबिटीज का खतरा बढ़ गया। अगर हमारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं, पुरुष के जननांग और उनके जननांग, उसमें ऑक्सीजन कम हो गई तो पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी, फीमेल्स में भी फ्रिजिडिटी हो सकती है। हमारे जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है सीमेन का, स्पर्म्स का, ओवम का, उनमें अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो हम जो हैं वो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो अंतहीन सिलसिला है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा इसके कारण हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक खर्राटे की जो समस्या है एक खर्राटे बहुत सारी बीमारियों के लिए निमंत्रण पत्र है बिल्कुल कि आइए आप, क्योंकि मैं तो खर्राटे लेता हूँ। सर एक चीज, तो जितने लोगों को खर्राटे होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अल्टीमेटली यही आके बोलते हैं कि जो सीपेप की मशीन है वही एक अल्टीमेट आंसर है, और तो कोई दूसरा आंसर है नहीं। एंड आधे उनमें से उसको लगाना भी नहीं चाहते हैं। ये तो सर अच्छा है, आपकी बहुत विजन बहुत दूर है। आपने तो जो कॉन्फ्रेंस अभी कराई है उसमें मेरा टॉपिक ही रखा है कि सीपेप के अलावा क्या और भी कोई ऑप्शन है क्या। तो पहली बात तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये खर्राटे दवा लिख दो, कोई गोली लिख दो, महंगा से महंगा इंजेक्शन लगा दो, कैप्सूल करवा दो, बस खर्राटे दूर कर दो। उन्हें समझ में आ गया। कई बार वाइफ कहती है सर हमारा देश तो सात्विक देश है, नहीं तो तलाक की परंपरा है, अगर ये विदेशों में होता है तो तीसरे दिन वाइफ कह देती है खर्राटे आते हैं तो मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी, डिवोर्स लो। तो ये तो हमारी भारतीय नारी बहुत समझते हैं जो वो सह लेती है। तो मैं कह रहा था कि सर ऐसा नहीं है, तीव्रता अगर बहुत ज्यादा है तब तो ऑटो सीपैप यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो मशीन कैसे काम करती है, सांस का मार्ग मैंने कहा कि सकरा हो जाता है, तो ये बाहर से मास्क से प्रेशर के साथ जब हवा जाती है तो ना सोते समय भी ये जो सांस का मार्ग है खुला रहता है, तो ना तो खर्राटे आते हैं ना ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है, तो इसलिए हमको कोई बीमारी जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो नहीं हो पाती है। लेकिन ये रात भर जब भी हम सोएंगे, रात में सोए दिन में सोए, हमें सोते समय लगाना पड़ेगा, तभी ये ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर में ठीक से जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास 3-4 कारण है जहां सीपैप का फेलियर है या हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस नहीं है। पहला आदमी ने कहा भैया हमारे पास इतने पैसे ही नहीं। दूसरा उसने कहा कि नहीं साहब हम नहीं लगाएंगे, हम तो लगाते हैं, हमें घबराहट होती है, हमें पसीना आता है, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि नहीं डॉक्टर साहब हमें आप दूसरी चीज बता ही दो, हम सब कर लेंगे, हम साहब खीरा खाएंगे, लौकी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वजन कम कर लेंगे, और बताओ क्या करना है, हम सब कुछ करेंगे लेकिन मशीन ना। कुछ ऐसे हैं जिनको मशीन लगाई और कुछ दिनों बाद उन्हें आराम मिला, वो कहते अब तो डॉक्टर साहब सब हो गया, अब खर्राटे आते नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। तो विकल्प भी मौजूद हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि अगर ये गंभीर ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की, तो ऑटो सीपैप ही एक मात्र उपाय है। लेकिन अगर नहीं है तो एक तो है लाइफ स्टाइल बने। बहुत से हमारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मशीन के अलावा कोई चारा है, मैंने कहा है। एक ऐसे आए तो वकील साहब 120 किलो के थे, तो मैंने कहा 40 किलो वजन कम कर लो तो बोले हाँ करके दिखाएंगे, और वाकई में 3 महीने में उन्होंने 10 किलो वजन कम कर लिया। लेकिन वजन कम करने में तो टाइम लगेगा, तो भाई 6 महीने, 9 महीने, 1 साल जब तक आपका वजन आइडियल वजन नहीं हो रहा है तब तक मशीन लगा लीजिए। आपके लिए भी चुनौती है, जितनी जल्दी आप वजन कम कर लेंगे मशीन हट जाएगी। दूसरा ये है कि लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। आप स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप को, तो इसको हटा के थोड़ा सा घर में एक साइकिलर रख लीजिए। आप साइकिल तो बाहर कोई चलाते नहीं, तो मैं कहता हूं कि जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, साइकिलर है तो उससे पैडल चलाइए, एक्सरसाइज करिए। तो कम से कम आधा घंटा अगर आपने टीवी देखा तो आधा घंटा तो आप साइकिल चलाएंगे। साइकिलर रख लीजिए, कुछ वेट लिफ्टिंग वाला सामान रख लीजिए, कुछ करिए। और हाँ, रात के खाने और सोने में जितना अंतर होगा खर्राटे उतना ही ज्यादा होंगे, उतना ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के जो ऑक्सीजन कम होने के एपिसोड है वो ज्यादा। तो खाने और सोने के बीच में तो मजाक में कहता हूं कि भाई शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अंसारी, सिद्दीकी ये सब हटा दीजिए नाम के आगे, आप जैन लगा लीजिए। तो लोग कहते जैन क्यों? मैंने कहा साहब जैन लोग जो है वो सूर्यास्त के बाद खाने नहीं खाते, तो आप भी ऐसा कर लीजिए कुछ दिनों। मजाक में कहता हूँ। तो जैन लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत ने तो हमारा जैनिज्म का प्रचार महिमा मंडन कर दिया। और तो दूसरा ये है कि भाई थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मोबाइल बच्चे हो चाहे, आजकल देखिए ना, तीसरा फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बड़ा है। ये क्यों बढ़ रही है? हमारी जितनी भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है या आपकी जो लाइफ स्टाइल डिजीज उसी लिए बढ़ रही है। मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूँ
कि भाई अंकल चिप्स जब से आए तब से दिक्कत थी, पहले आंटी के चिप्स थे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आंटी के बने चिप्स में कोई एडिटिव या वो नहीं पड़ता था, प्रिजर्वेटिव, ट्रांस फैट नहीं होते ट्रांस थे। फैट नहीं होते थे। अभी आप 2 पैकेट अंकल चिप्स से मतलब अंकल से मतलब कोई भी चिप्स खा लीजिए जो पैकेट वाले होते हैं, प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड, आप 2 पैकेट खा लीजिए, आपको एसिडिटी, खट्टी डकार, पेट में जलन सब कुछ होने लगेगा। और हम लोग बचपन में होली के समय जो चिप्स होते थे प्लेट भर भर के पता नहीं कितने खा गए, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो ये जो हमारा फूड से फास्ट फूड की तरफ हम बढ़े हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक नहीं अनेक समस्या है, इसी से मोटापा बढ़ रहा है, इसी से वजन बढ़ रहा है, इसी से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी बीमारी बढ़ रही है। तो लाइफ स्टाइल आप अरेंज कर जाते हैं, मुझसे ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर सूर्यकांत क्या है, कुछ हमें भी राज बताइए, कैसे फिट रखा जाए, वजन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं तो अक्सर कह देता हूं, मैं खीरे का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं। मैं कहता हूं 6 खीरा रोज खाओ और ये तली वाली चूने फास्ट फूड खाओ, फास्ट फूड मत, बहुत आसान है, जंक फूड मत खाओ। और चिप्स खाने का मन है तो घर में बनवाइए, वो खाइए। दूसरा है पोजिशनल थेरेपी भी एक है, कई लोगों को देखा होगा कहते साहब सीधे लेटते हैं तो खर्राटे ज्यादा आते हैं, करवट से कम आते हैं। तो मैं कह देता हूँ श्रीमती जी से, उनकी वाइफ से, कि भाई रात भर जैसे ही आए, रात में आपको मौका मिला है, इनको जो है वो टेढ़ा कर दिया करिए, पीछे से एक तकिया लगा दिया करिए। और दूसरा टेनिस बॉल भी आती है, वो लगा दे तो हो जाए। कई वाइब्रेटर और मॉडर्न इशू आ गए हैं, तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि जिनको सीधे लेटने से खर्राटे ज्यादा आते हैं, तो इसको पोजिशनल थेरेपी हम लोग बोलते हैं। तीसरा, बहुत से लोग हमसे पूछे हैं सर हम योग प्राणायाम करने लगे तो बिल्कुल सही, ये भी साइंस कहती है, एविडेंस है इसके पीछे कि योग प्राणायाम करने से भी खर्राटे कम होते हैं, वजन कम होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपको तीव्रता ज्यादा है, स्लीप स्टडी हुई है आपकी, जिसको हम पॉलीसोमनोग्राफी कहती हैं, और डॉक्टर ने कहा है नहीं तीव्रता ज्यादा है, तो आपको मशीन ही लगानी पड़ेगी। लेकिन साथ में आप योग प्राणायाम भी करें। मैं 3 प्राणायाम को बहुत महत्व देता हूं। एक नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, दूसरा आपका उज्जाई प्राणायाम, और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम जो हैं वो देखे गए हैं कि जो हमारी अपर एयरवे यानी फेरेंजियल मसल्स हैं उनकी टोन को बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप फैट कम कर ले जाएंगे और मसल की टोन बढ़ जाएगी तो आपको खर्राटे कम होगा। लेकिन ये एडजुवेंट थेरेपी है, ये मेन थेरेपी नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सर्जरी भी होती है, जिसकी नाक बहुत टेढ़ी है, टंग बहुत है, चार्ज बहुत है, तो ईएनटी सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं। वजन ही कम करना है तो बैरेटिक सर्जरी भी वजन कम करने के लिए की जाती है। कुछ दवाएं भी आजकल आ गई हैं, लेकिन मैं उसको बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ। तो वो भी एक थेरेपी है। एक आपकी जो नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी है, वो भी कहते हैं कि कुछ जो गले की मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए, उनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए फेरेंजियल नर्व स्टिमुलेशन और दूसरे नर्व का स्टिमुलेशन का एक नर्व स्टिमुलेशन थ्योरी है, वो भी ट्रीटमेंट मॉडर्न आया है, वो भी एक ट्राई किया जा सकता है, लेकिन बहुत कॉस्टली अफेयर है। और इसके अलावा एक डेंटल डिवाइस बनती है जिनकी ये चिन जो है वो छोटी है, यानी माइक्रोग्नेथिया है, या अंदर धसी हुई है। आप देखिए ना, ऐसे यूजली फेस यूं होता है, जहां आपकी चिन है, जहां नाक है, वही माथा, मतलब लगभग ऐसे स्लैब होता है। लेकिन कई लोग आपने देखा होगा अंदर धसी हुई है। तो ऐसे माइक्रोग्नेथिया या रेट्रोग्नेथिया वाले लोग हैं, उनको हम लोग मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, ऐसी डिवाइस तो अंदर बहुत मैंडिबल को अंदर नहीं जाने देती और सांस के मार्ग को छोटा नहीं करने देती, सकरा नहीं करने देती, तो वो लगभग 1500-2000 रुपए में डिवाइस बन जाती है। तो जैसे आर्टिफिशियल टेंशन आप बुजुर्ग लोग लगाते हैं, वो आप डिवाइस रात में सोते समय लगा सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है। लेकिन उसके साथ भी फिर आपको वजन कम करना पड़ेगा। ये उस वजन कम करने का तो कोई विकल्प है नहीं। अगर आप पतले हैं वो तो अलग बात है। तो सर्जरी हो गई, डेंटल डिवाइसेस हो गई, आपका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो गया, योगा प्राणायाम हो गया, ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं। कुछ दवाएं भी आती हैं, लेकिन हम उसको एडवोकेट नहीं करते। तो यही सब और सपोर्टिव चीजें हैं जो की जा सकती क्या जो है इसको, जैसे मान लीजिए खर्राटे किसी को आ रहे हैं, जी एंड वो या उसके जो ना फैमिली मेंबर्स परेशान हैं, तो डायग्नोसिस करने के लिए जो स्लीप स्टडी इज द ओनली आंसर, उसके बिना नहीं काम चलेगा। स्लीप स्टडी तो देखिए करवानी पड़ेगी 2 कारणों से। अभी जैसे मैंने कहा कि जो मैंने 5 सूत्र खुद डेवलप किए हैं कि 5 फैक्टर फॉर स्पॉट डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग। प्रिजम्पटिव केस आपको मिल जाएगा कि दूर से जा रहा था, आपने देखा मोटा है, गर्दन बहुत छोटी है, उसका जो कॉलर साइज है, अक्सर पूछो भाई शर्ट कौन से साइज की पहनते हो, तो उसने कहा 44 पहनते हैं। तो जिन लोगों का कॉलर साइज 42 से ज्यादा जिनको आता है, उनको समझ लो कि मामला गड़बड़ है। तो जैसे मैं 40 साइज की शर्ट पहनता हूँ, अपना पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो इसलिए जो लोग मोटे हैं, जिनकी गर्दन छोटी है, मोटी है, डबल चिन है, एक चिन है, एक नीचे और लटक रही है, तो ऐसे लोग हैं
ये चिन है, छोटी है, अंदर को धसी हुई है। अगर ये 4-5 चीजें देखते हैं तो दूर से पता चल जाता है, लेकिन ये प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस है। कंफर्म करने के लिए तो स्लीप स्टडी करवानी पड़ेगी। नंबर 1 कंफर्म हो गई डायग्नोसिस, और नंबर 2 उसकी तीव्रता क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड मॉडरेट है तो आप दूसरे विकल्पों पर भी सोच सकते हैं, अगर मशीन नहीं खरीद सकते या आप नहीं लगाना चाहते हैं। अगर सीवियर है तो फिर भाई मशीन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल का चेंज है, यानी वजन कम करना या दूसरी चीज है, इसमें समय लगता है। समय लगता है। और आप जानिए, आप रोज खतरे में मौजूद हैं। कई लोगों की सर सडन डेथ हो जाती है, इतनी ज्यादा वैसे। की ऑक्सीजन कम हो जाती है कि हम लोग है ना 3 मिनट से ज्यादा आप सांस नहीं रोक सकते, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर किसी की खर्राटे के कारण ऊपर का सांस का मार्ग बिल्कुल बंद हो गया और वो 3 मिनट तक बंद रहा, तो कई बार सडन डेथ हो जाती है। कई लोग कहते हैं रात में सोए, सुबह बेड उठे ही नहीं और बहुत मोटे थे। तो ऐसा भी हो सकता। मैं आपके दर्शकों को डराना नहीं चाहता, लेकिन जो है वो तो बताना पड़ता है। तो सर, ये जैसे जी, जिनके घर में किसी को खर्राटे आते हैं जी, या फैमिली मेंबर को खर्राटे हैं या किसी जी। पर्सन को खर्राटे हैं, जी, उसको जो है ना आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करे? मतलब वो अगर खर्राटे हैं जी। तो कितना सीरियसली ले, इन आंख खोल के क्या उसको समझना चाहिए? देखिए, आप कभी थक गए, हम्म, आपको कभी सर्दी जुकाम है, गले में खराश, इन्फ्लेमेशन है, और कभी कभार खर्राटे आ गए, तो ये कोई समस्या नहीं, सबको आ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं, उनको खर्राटे आ जाते हैं, एडेनॉइड्स हैं, पॉलिप है, नेजल पॉलिप है, इन सब में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सब समस्याएं बच्चों के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर ठीक करता है तो चली जाती है, वो तो अलग इशू है। इसके अलावा जितने भी खर्राटे हैं, वो सब स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसीलिए मैंने कहा ना, मेरी जो पुस्तक है उसका नाम ही है खर्राटे हैं खतरनाक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने जिसको छापा है। तो इसलिए खर्राटों को हल्का मत। खर्राटे एक ऐसे हैं जो आपके जीवन को धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ा रहे हैं, और वो भी गंभीर बीमारियों को। और रात में सोते समय हमने जैसा कहा कि 90 नहीं 80% से भी ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये बहुत गंभीर खतरा है। हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, और ऑक्सीजन जिस अंग की कम होगी वो बीमारी होगी। अभी मैंने बताया डायबिटीज खर्राटों में क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इंसुलिन बनता है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में, और वहां जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, और जो बन भी रहा है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसीलिए डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाती है। इसलिए हल्के में ना लें। हल्के में नहीं। ये खर्राटे हैं खतरनाक। जो खर्राटे हैं वो इतनी सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं जो आपको जान के खतरे में खड़ा कर सकती हैं। खर्राटे खुद आपको जान के खतरे में खड़ा कर सकते हैं। आज डॉक्टर सूर्यकांत ने इस ओएससी जैसी प्रॉब्लम पर इतनी आपके सामने इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की, उसके लिए मैं डॉक्टर सूर्यकांत को धन्यवाद देता हूं। एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आप कानपुर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी दर्शकों। आज आपने ओएसए या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे डिटेल में डिस्कस किया डॉक्टर सूर्यकांत से। डॉक्टर सूर्यकांत नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो इनका जो ऑफिस है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर।